हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पीएमसी के फ़िज़िक्स का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जो कि 13 सितंबर को हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें सीपी और सीवी की वैल्यू गिवन थी। कह रहे थे इफ़ सीवी इक्वल टू दिस 56 जूल पर किलो मोल एंड सीपी इक्वल टू 28 जूल पर केल्विन। अब यहाँ पे जो सी वी गिवन है वो जूल पर केल्विन पर मोल में, जबकि जो सी पी गिवन है वो जूल पर केल्विन है ओनली। तो और हमें कह रहे हैं कि फाइंड आउट करें नंबर ऑफ़ मोल्स। तो सबसे पहले हमें इसे भी यानी कि सी पी को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर किलो मोल में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी जो है वो आर के बराबर होता है। तो मैंने डाटा लिख लिया कि सी वी इज़ 56 एंड सी पी इज़ 28। इसको जूल पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया n से। तो ये हो गया 28n। सी पी माइनस सी वी आर होता है तो ये हो गया 28n माइनस 58 इक्वल्स टू आर इज़ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। माइनस करने के लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। माइनस 58 यहाँ के प्लस होगा, 58 प्लस 8.314 और डिवाइड करेंगे हम 28 से उसे, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.36। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है इसका वो 2.36 मोल्स हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि इफ़ टू मासेस ए एंड बी आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग थ्रू अ पुली, द मास ऑफ बॉडी बी इज़ 4 kg एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉडी ए मूविंग अपवर्ड। अब बॉडी ए जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। अब जो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है हमें पता है वो लाइटर होती है, और जो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो इस केस में वो हैवियर होती है। और हैवियर बॉडी के मास को हमने डेरिवेशन करते वक्त m1 का नाम दिया था, तो ये m1 हो जाएगा। जबकि हमें m2 को कैलकुलेट करना है, जबकि जिस एक्सेलरेशन से वो बॉडी मूव कर रही है सिस्टम ऑफ बॉडी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने m1 कंसीडर कर लिया 4 kg और m2 हमें कैलकुलेट करना है। फार्मूला हम जानते हैं कि m2 बराबर होता है g माइनस ए ओवर g प्लस ए मल्टीप्लाई बाय m1। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो g की वैल्यू 10 गिवन है, माइनस ए इज़ 0.5, तो 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय m1 विच इज़ 4। तो ये हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाय 10.5 और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.619। तो 3.619 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माइट भी पॉसिबल कि ऑप्शन सी हो वहाँ पे। चूँकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स ने दिए और स्टूडेंट्स से गैदर करके हमने ये एक पास पेपर बनाया है जो कि 13 सितंबर को यानी कि कल हुआ। क्वेश्चन 19 में आपसे कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी है क्लोज टू अ परफेक्ट सिस्टम हैज़। अगर एक ब्लैक बॉडी है तो वो किस परफेक्ट सिस्टम के क्लोज तरीन है? ट्रांसलूसेंट बिहेवियर, कैविटी रेडिएशन, ब्लैक होल्स या ऑल। तो हम जानते हैं कि जो ब्लैक बॉडी का बिहेवियर है वो ये है कि ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और परफेक्ट इमीटर भी होती है। तो हम इसमें इसे ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ब्लैक होल्स के अंदर तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब ज़रूर होती हैं, इमिट नहीं होती। जबकि हमने इसे रिजेंबलेंस दी थी अपनी बुक में भी कैविटी रेडिएशन से। तो ब्लैक बॉडी जो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसे हम और आइडियलाइज कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं कैविटी रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ द क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी देन। अगर एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड है वो ब्लैक बॉडी के तौर पे बिहेव करें तो होगा क्या कि तमाम की तमाम रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा क्लाउड, और कोई भी रेडिएशन सरफेस तक नहीं पहुंच सकेगी, यानी कि नो रेडिएशन विल रीच द सरफेस। नेक्स्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बॉडी इमिट्स एनर्जी इन क्वांटा या बॉडी एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन क्वांटा, इमिट और एब्जॉर्ब्स रेडिएशन डिसकंटिन्यूसली, ऑल ऑफ दिस। तो ये तमाम ही ऑप्शंस हमारे पास सही हैं जो कि प्लैंक्स थ्योरी के। रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि रेडबर्ग कांस्टेंट Rn जो होता है वो इक्वल होता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर के। तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। तो
यहाँ पे ई स्क्वायर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं और ई को यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है ये एटॉमिक नंबर के रिलेटेड होता है इस तरह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड स्क्वायर। अ क्वांटिटी विच इज़ रिलेटेड टू बोथ न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। तो हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर दोनों ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट है। इस तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर। ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता सेमीकंडक्टर के लिए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता पल्सेटिंग करंट के लिए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता ट्रांसफार्मर के लिए। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ओम्स लॉ फेल हो जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब हम करंट बढ़ाते हैं या वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है उस साइड पे, और अगर हम करंट को इंक्रीज़ करें तो वोल्टेज में रिडक्शन आती है, जो कि इन्वर्सली है ओम्स लॉ के, इसलिए ओम्स लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक सेमीकंडक्टर हो गया, और तीसरा मैंने आपको बताया पल्सेटिंग करंट, यानी कि जब करंट स्टेडी ना हो तो उस सूरत में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आर इक्वेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN इज़ फॉर विच कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्वेलेंट डायरेक्ट समीशन से आता है और इक्वेलेंट में इजाफा होता है। जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो तमाम रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू मेजर डैश लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो ओपन सर्किट टेस्ट में जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता सेकेंडरी साइड से। सेकेंडरी साइड को हम ओपन कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट करंट कोई नहीं फ्लो करता, तो कोई लॉस नहीं होता I²R। लिहाजा करंट का लॉस हम नहीं फाइंड आउट कर रहे, वोल्टेज लॉस नहीं फाइंड आउट कर रहे, लेकिन उसकी जो प्राइमरी सर्किट है वो एनर्जाइज होती है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी लॉस होता है, चूँकि एनर्जी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है, तो जो लॉस होगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करने में होगा, इसलिए उसे हम कोर लॉस कहते हैं। और कोर्स लॉ को कैलकुलेट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जैसे और कोर लॉस को अगर आप याद करें तो वो 2 तरह के होते हैं कोर लॉस। एक होता है एडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन कर देते हैं, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं मैग्नेटिक जिसका BH का जो स्मॉल से स्मॉल हो, जैसे कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसके साथ सिलिकॉन ग्रेन रोल्ड ओरिएंटेड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच इज़ द करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि एक चीज़ होती है टर्न्स रेशो, जिसे K से ज़ाहिर करते हैं और कुछ बुक उसे A से भी ज़ाहिर करती है। अगर वो K लिखा हुआ है तो K का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये K होता है। इसे एक पेपर में ये भी आया हुआ है कि टर्न्स रेशो किसके बराबर होता है, और NP/NS जो है वो ख़ुद बराबर होता है VP/VS के, या फिर हम कह सकते हैं NS/NP बराबर होता है VS/VP के। तो ये रिलेशन हमारा करेक्ट हो गया। कुछ बुक्स में टर्न्स रेशो को A से भी ज़ाहिर करते हैं, तो जहाँ A की बात आ जाए तो वहाँ याद रखिए, जैसे चैपमैन एक बुक है वो A यूज़ करती है, और एक बुक मेहता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, वो K यूज़ करती है। तो A को अगर आप देखेंगे तो A के अंदर A होता है सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर करंट अक्रॉस सेकेंडरी इज। अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो उसमें वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज में इजाफा होगा, जबकि करंट में कमी होगी, तो करंट सेकेंडरी में लेस होगा। और वायर जो यूज़ करेंगे वो थिनर यूज़ करेंगे, और इंसुलेशन जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेंथन यूज़ करेंगे क्योंकि वोल्टेज उस साइड ज़्यादा है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अच्छा ये पीरियोडिक टेबल का है। इन पीरियोडिक टेबल द पीरियड नंबर्स टेल्स, पीरियड क्या बताता है, तो वो पीरियड आपको नंबर ऑफ शेल्स बता रहा होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम फिज़िक्स से रिलेटेड। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। हम जानते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 373 केल्विन होता है।
नेक्स्ट में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ करेक्ट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या चीज़ करेक्ट है? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, गलत। एक्सेलरेशन इन्वर्सली होती है। एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू फोर्स। क्या एक्सेलरेशन फोर्स से इन्वर्सली रिलेटेड होती है? तो ये भी गलत है। हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। देन कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू मास या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि एक्सेलरेशन मास से रिलेटेड है। 39 में आपसे कह रहे हैं कि पावर निकालें अगर m ये है, h ये है, t ये है। तो हम जानते हैं इस केस में पावर कैलकुलेट होगा m g h पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आप ये आ जाएगा। तो आपको मास गिवन है 200, h गिवन है आपके पास 200 मीटर, और जो आपके पास टाइम है वो 10 सेकंड है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 अज्यूम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 200 हाइट और डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास जो इसका राइट आंसर आ रहा है वो 40,000 आ रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल स्टूडेंट ने बताया है वो गलत बताया है, क्योंकि 40,000 तो हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो मास गिवन है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मास केजी में नहीं ग्राम में होगा। जब ये ग्राम में होगा तो उस सूरत हाल में आंसर आएगा 400। तो 400 आंसर होगा, लेकिन ये केजी के बजाय इसको क्या होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है। देन 82 पे आते हैं। 82 में कह रहे हैं वेवलेंथ इक्वल टू 500। वेवलेंथ गिवन है ऑफ अ फोटोन। फोटोन बता के वो बताना चाह रहे हैं कि इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। फोटोन एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं कि वो फार्मूला होता है c/λ, c 3 एक्सपोनेंशियल 8 और ये 500 एक्सपोनेंशियल -10। ये -10 ऊपर जाकर इसको भी सिंप्लीफाई कर लें इसके साथ, तो ये 10 की पावर -7 बन जाएगा। -7 ऊपर जाके +7, तो वो 8 + 7 15 बन जाएगा। 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 5 0.2 होता है। 3 डिवाइड बाई 5 0.6 होगा। 0.6 का एक पॉइंट आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 एक्सपोनेंशियल 14। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 एक्सपोनेंशियल 14। देन नेक्स्ट कह रहे हैं स्टेडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू। स्टेडी करंट किसके लिहाज से चेंज नहीं होता? तो स्टेडी करंट टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज दिस। इनमें से कौन सी सोर्स जो है वो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी सोर्स है वो बेसिक सोर्स है मैग्नेटिज्म की? मैग्नेटिक डोमेन्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स या चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड? तो बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डोमेन्स है। कह रहे हैं अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल हैविंग मैग्नेटिक फील्ड हैज़। एक मैग्नेट है जो कि एक कॉइल की तरफ मूव कर रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, हैज़। तो उसके पास क्या होगा? एक मैग्नेट है और वो एक कॉइल की तरफ मूव कर रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताएं उस कॉइल में क्या होगा? तो उस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा और साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रोड्यूस होगी उस वोल्टेज के इंड्यूस होने की वजह से। लिहाजा बोथ आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। आफ्टर 1 हाफ लाइफ द मास ऑफ सब्सटेंस बिकम्स। एक हाफ लाइफ के बाद मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाता है? वो हाफ हो जाता है। दूसरे के बाद क्या होगा? पहले के बाद हाफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम है तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 50 हो जाएगा, और अगर मज़ीद हाफ लाइफ दूँ उसको एक, तो 50 के बाद वो 25 हो जाएगा। फिर मज़ीद एक हाफ लाइफ दूँ तो वो 25 के बाद वो 12.5 हो जाएगा। इस तरह से हर बार वो हाफ होता रहेगा। ओके, थैंक यू। ये 13 सितंबर का
जो भी पेपर था ये वो था। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे या जब भी टाइम मिलता है तो मैं 12 सितंबर का पेपर भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। आपको अगर कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको उस सवाल का सॉल्यूशन इंशाल्लाह फिज़िक्स का प्रोवाइड कर दूँगा। ऑल द बेस्ट।